हेलो गाइस, वेलकम। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सीक फॉर गोल में। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आने वाले हैं। आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की जो डेट है, डिसाइडेड डेट 15 सितंबर है। बट 15 सितंबर को हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आप तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग, जो हमारे 2 चैप्टर हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम बढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से, जो है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आप पीओ का देने जाएं, आईबीपीएस का देने जाएं, चाहे एसबीआई का देने जाएं, चाहे क्लर्क का देने जाएं, आपको 5 नंबर का सिलोजिज्म जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि पीओ के एग्ज़ाम में सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी मिला के 5 नंबर का मिल जाए, बट अगर मैं क्लर्क के एग्ज़ाम की बात करूं तो सिलोजिज्म 5 नंबर का अलग आता है, इनइक्वालिटी 5 नंबर का अलग आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आजकल नए नए सिलोजिज्म आ रहे हैं, नए टाइप के आ रहे हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बट हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। मेरा नाम तो आप सभी जानते ही हैं, सागर सक्सेना मेरा नाम है। और आज की जो क्लास है बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ। और जिसको नहीं आता सिलोजिज्म समझ, आज तक नहीं आया, वो इस वीडियो को देखे। मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको, 90-100% अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि मैंने कुछ अलग तरीके से इस बार जो है बेसिक कंसेप्ट किस तरीके से दिखाऊं, तो कुछ अलग तरीके से मैंने बनाने की कोशिश करी है, कुछ अलग तरीके से मैंने पढ़ाने के लिए ट्राई करा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलोजिज्म होता क्या है। जानना हमें ज़रूरी है। वैसे डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आती नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। सिलोजिज्म इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट दैट अप्लाइज डिडक्टिव रीजनिंग टू अराइव एट ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन टू और मोर कंक्लूजन दैट आर असर्टेड और अज्यूम टू बी ट्रू। ये क्या कह रहा है कि सिलोजिज्म होता क्या है? एक तरह का लॉजिकल आर्गुमेंट होता है। जैसे कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि ओनली ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी, ऑल बी इज़ सी। इस तरीके से मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट 2-3 स्टेटमेंट होती हैं और उसके बेस पे हमारे पास कंक्लूजन होते हैं। अब जो भी हमें स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना होता है और उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन हमारे पास होते हैं उसका हमें बताना होता है कि कौन का कंक्लूजन जो है वो ट्रू है। अब इन ए फॉर्म डिफाइंड बाय अरिस्टोटल फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ए जनरल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ए कंक्लूजन इज डिड्यूस्ड। ये इतना समझने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसका कुछ फ़ायदा है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, बट ये है कि आप बस इतना समझिए, एक तरीके का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। 2 और 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट होती है, उसके बेस पर 2 या 2 से ज़्यादा कंक्लूजन होते हैं। उसको स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना होता है, कंक्लूजन बताना होता है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और दर्शाते कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम वेन डायग्राम से। इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। सम को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल को कैसे डिफाइन करते हैं, सम नॉट को कैसे डिफाइन करते हैं, नो को कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे डिफाइन करना है। तो चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलोजिज्म क्या होता है? 4 तरीके का होता है, ऑल, नो, सम और सम नॉट। ठीक है, ऑल, नो, सम और सम नॉट। अब हम देखेंगे कि इनका हम रिप्रेजेंट करते किस तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं सम। सम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? सम में क्या होता है, जैसे ये बोल रहा है सम ए आर बी, तो सम ए मतलब ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है। तो अब इसमें क्या होगा कि बोथ साइड डायग्राम सेम होगा, बोथ साइड आंसर सेम होगा। दोनों तरफ से सेम डायग्राम है, कुछ ए का पार्ट कुछ बी में आ रहा है, कुछ बी का पार्ट ए में आ रहा है। ये ए है, ये बी है। ए का कुछ पार्ट बी में जा रहा है, बी का कुछ पार्ट ए में आ रहा है। मतलब दोनों तरफ से डायग्राम सेम है, तो दोनों तरफ से आंसर सेम होगा। अब ये कह देगा कि सम ए आर बी, तो वो भी ट्रू होगा, और कह देगा सम बी आर है, तो वो भी ट्रू होगा। अब जो रेस्ट पार्ट बचा है, इसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी केस होता है। देखो, डेफिनेट आंसर तो ये आ जाएगा, हमारा बीच वाला पार्ट जो है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है, वहां से हमारा डेफिनेट आंसर आ जाएगा कि हाँ, ये कह रहा है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी भी होगा, और सम बी आर ए बोलेगा तो सम बी आर ए भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेट आंसर सम, डेफिनेट आंसर आएगा हमारा सम की फॉर्म में, सिर्फ इस पार्ट के लिए। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, इस पार्ट में पॉसिबिलिटी आ सकती है सम नॉट की या ऑल की, या ये कह दे कि सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमें पता है कि सम ए तो बी है, सम बी भी है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में नहीं पता ना। ये कह रहा है कि हो सकता है,
तो हो सकता है तो हमें पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो कह रहे हो सकता है तो हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अब ऑल की पॉसिबिलिटी में क्या होगा, अब ये कहते हैं कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि सम जो मतलब ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी, अब ये कह रहा है तो हम देखेंगे, हमारा स्टेटमेंट क्या था, सम ए आर बी। तो हम देखेंगे जब b को इसके अंदर पहुंचा देंगे तो b ऐसे बनेगा, तो a का सम पार्ट अब भी b बन रहा है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से पॉसिबिलिटी वाला केस मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बेसिक स्टेटमेंट बेसिक हम लेके चलते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि किस तरीके का सम में, ऑल में और पॉसिबिलिटी कब बनेगी और डेफिनेट आंसर कब बनेगा। तो चलिए ये तो हो गया सम की बात। अब देख लेते हैं इसका सम का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ रेस्ट पार्ट इज नेगेटिव द पॉसिबिलिटी ऑफ सम नेगेटिव इज ट्रू। अगर रेस्ट पार्ट जो है, रेस्ट बचा हुआ पार्ट जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे होगा वो आगे जब क्वेश्चन देखेंगे उसमें समझ आएगा। इफ तो नेगेटिव, सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। इफ रेस्ट पार्ट इज पॉजिटिव, अगर रेस्ट पार्ट पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। नेगेटिव के केस में सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी और पॉजिटिव के केस में ऑल पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। अब ये तो ये हमें पता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो डेफिनेट है सम का केस, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था। और बाकी बचा हुआ पार्ट इसका ये, सी का ये और डी का ये, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट क्या है। ये बोला है ना, रेस्ट पार्ट इज नेगेटिव पॉसिबिलिटी सम नेगेटिव, रेस्ट पार्ट इज पॉजिटिव देन पॉसिबिलिटी ऑल पॉजिटिव इज ट्रू। ठीक है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सम की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ऑल की। ऑल में दो तरीके के केस होते हैं। अब ये बोल रहा है कि ऑल ए आर बी, मतलब ए जो सारा है वो बी के अंदर है, तो ये बाहर वाला पार्ट बी है और ये ए है। अब इसमें दो केस बनेंगे, वी नो ऑल अबाउट ए सो आंसर विल बी डेफिनेट ऑल ए सम। हमें ए के बारे में सब कुछ पता है कि सारा का सारा ए बी के अंदर है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी, तो आंसर बनेगा ऑल में या सम में। अब ये अगर कहते हैं सम ए आर बी तो ऑल ए आर बी है तो सम भी होगा। अब ये कहते हैं ऑल ए आर बी तो ऑल ए आर बी तो है ही, तो वो तो आंसर हो ही जाएगा। पॉसिबिलिटी जीरो है, पॉसिबिलिटी कोई नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा हमें ए इसके अंदर है, तो पॉसिबिलिटी कोई बन ही नहीं सकती, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बनने का चांस नहीं है। उसके बाद केस टू क्या होगा, वी नो सम अबाउट बी, हमें बी के बारे में कुछ पता है, सो आंसर विल बी सम इन डेफिनेट। आंसर जो होगा वो सम होगा डेफिनेट में। हमें पता है कि ऑल ए आर बी, सारा ए बी के अंदर है, लेकिन जो बचा हुआ बी का पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जो बचा हुआ बी का पार्ट है उसके बारे में हमें जो पता है ना, बी के बारे में सम पता है कि ए तो है, लेकिन बचे हुए पार्ट के बारे में नहीं पता, तो आंसर डेफिनेट हो जाएगा सम में, और रेस्ट पार्ट जो बचेगा उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये आपको भी समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आप इसको समझने की कोशिश करिए और क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिएगा। जब आप क्वेश्चंस को और इसको रिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये मैंने किस लिए समझाया था। ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है और कहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, कहाँ डेफिनेट आंसर बनता है, कहाँ सम होता है, कहाँ ऑल होता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं नो और ऑल नॉट। बोथ साइड डायग्राम सेम, बोथ साइड आंसर सेम। ये क्या होगा, डायग्राम दोनों तरफ से सेम है, हम कह देंगे ऑल ए आर नॉट बी, ये ए है ये बी है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, सही है। तो इधर से भी यही होगा, इधर से भी यही होगा, ऑल बी आर नॉट है तो भी यही डायग्राम बनेगा। तो बोथ साइड डायग्राम सेम है, बोथ साइड आंसर सेम है। ओनली टू आंसर आ रहे हैं, दो आंसर बनेंगे यहाँ पे। एक तो डेफिनेट बनेगा नो के केस में। डेफिनेट नो के केस में किस तरीके से बनेगा, नो ए आर बी नो बी आर ए, सही है। डेफिनेट नो के केस में तो इस तरीके से बनेगा। और एक आंसर बनेगा सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, जब ऑल नहीं है तो सम नॉट भी नहीं होगा, सम बी आर नॉट है तो ऑल नहीं है तो सम नॉट भी नहीं होगा, तो दोनों तरफ से बनेगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ बन ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी यहाँ पे जीरो होगी। हम कह दें कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब भाई ऑल बी आर नॉट ए है तो सम बी आर नॉट ए भी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, वो तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, है ना। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कोई नहीं बन सकती। आप चाहे बना के देखना, पॉसिबिलिटी बनने की ही नहीं है यहाँ पे। ये मैंने सिर्फ आपके लिए बैठ के सोच के बनाया है कि किस तरीके से मैं बेसिक कंसेप्ट समझा सकता हूँ सिलॉक्स के। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और इसको अगर आपने बेसिक कंसेप्ट माइंड में बिठा लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सिलॉक्स में कोई नहीं आपको हरा सकता ज़िंदगी भर।
आपको एक बार माइंड में बिठा लो, जिंदगी भर ये कंसेप्ट ध्यान में याद रहेंगे। कभी भूल जाओ तो रिवाइज कर लो। स्टार्टिंग में आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कैसे हो रहा है, ये सब पता ही नहीं चलेगा आपको। सही है। अब हम देखते हैं सम नॉट। अब हम कहते हैं स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। तो देखो मैंने आधा, ये जो लाइन है आधी ए के अंदर है। क्यों? क्योंकि सम पार्ट ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, लेकिन बचे हुए पार्ट के बारे में हमें पता नहीं। तो फ्रॉम ए सम नेगेटिव, ए की तरफ से सम नेगेटिव बनेगा जो डेफिनेट होगा, जो मैंने बताया सम ए आर नॉट बी। सम नॉट इज ऑलवेज फ्रॉम वन साइड। सम नॉट हमेशा ए की साइड से होगा, दूसरी साइड से हो ही नहीं सकता। दूसरी साइड का हमें पता नहीं ना। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? रेस्ट पार्ट इज पॉजिटिव देन सम ए कैन बी बी। अगर रेस्ट पार्ट पॉजिटिव है, ये बचा हुआ पार्ट, तो बचा हुआ पार्ट बी में जा सकता है। सम ए कैन बी बी। नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। रेस्ट पार्ट नेगेटिव होगा तो नो ए इज बी, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी बनेगी। सम ए कैन बी बी, जो बचा हुआ पार्ट है वो ए में जा बी में जा भी सकता है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो बी में नहीं भी जा सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये वाला केस समझना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और ये वाला केस मुझे समझाने में भी मैंने बहुत सोचा कि किस तरीके से समझाऊं। तो ये आइडिया निकल के आया मेरे माइंड में कि डायग्राम बना के समझाता हूं तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। सम नॉट वाला केस अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है एग्ज़ाम में, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा कहाँ गड़बड़ करेगा, और वो ही एग्ज़ाम में देगा जहाँ बच्चा गड़बड़ करेगा। क्योंकि आप ये सोचिए, वो वहाँ पे आपको नंबर बांटने के लिए नहीं बैठे, वो नंबर काटने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। वो तो आपको ऐसी चीज़ देंगे जहाँ आप मिस्टेक करोगे ही करोगे, बट आपको ध्यान रखना है मिस्टेक नहीं करनी है। अब चलिए, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, और मैं आशा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑल रिवर आर वाटर। अब हम बनाते हैं ऑल रिवर आर वाटर। ये हमारा रिवर है और ये हमारा वाटर है। सारा रिवर वाटर के अंदर है। ठीक है। सम वाटर आर सॉल्ट। वाटर का कुछ पार्ट जो है वो सॉल्ट है। आगे बनाते हैं हम, वाटर का कुछ पार्ट हमारा सॉल्ट बन गया। ऑल सी इज सॉल्ट। सारा सी सॉल्ट है, तो सारा सी सॉल्ट के अंदर आ गया। ये तो हमारा बन गया डायग्राम। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गई, इससे हमने डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल रिवर आर सॉल्ट। ये कह रहा है कि सारा रिवर सॉल्ट है, तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि सारा रिवर वाटर है, सॉल्ट से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये वाला हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सम सॉल्ट इज वाटर। अभी क्या कह रहा है कि सम सॉल्ट इज वाटर। ये सम वाला केस आ गया। मैंने बताया था ना कि सम ए आर बी, जो मैंने पहला केस बताया था कि इधर से भी सम ए आर बी होगा और इधर से भी सम बी आर ए होगा। तो ये वही वाला केस हो गया जो ये दोनों का कॉमन पार्ट है। ये दोनों तरफ से होगा। सम वाटर और सॉल्ट कहता तो भी सही होता, और सम सॉल्ट और वाटर कहेगा तो भी ये सही होगा। ये कॉमन पार्ट होता है। तो ये वाला हमारा आंसर जो होगा राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ओनली टू फॉलोज। ये कंक्लूजन 1 है, ये कंक्लूजन 2 है, ये ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक ही कराऊंगा। देन इसके बाद हम हार्ड लेवल पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नो ए इज सी। कोई ए जो है वो सी नहीं है। ये ए हो गया हमारा, ये सी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल बी इज सी। अभी हमारा आ गया बी जो है सारा वो सी के अंदर आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है? नो बी इज डी। बी और डी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बी और ये डी कोई रिलेशन नहीं है। अब ये तो हमारा बन गया स्टेटमेंट से, हमारा डायग्राम तैयार है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या होंगे? सम सी इज डेफिनेटली नॉट डी। अब ये कह रहा है कि सी का जो कुछ पार्ट होगा वो डेफिनेटली डी नहीं होगा। मतलब जो सी का कुछ पार्ट है वो डेफिनेटली डी नहीं हो रहा। तो सही तो कह रहा है। सी के जिस पार्ट में बी आ रहा है वो तो डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है, क्योंकि यहाँ इस स्टेटमेंट क्या कहा था? नो बी इज डी। तो जो सी का
कुछ पार्ट है, सम पार्ट है जो बी है वो डी हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर कंक्लूजन जो होगा वो राइट हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑल बी इज नॉट ए, ये कह के सारा बी ए नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। अगर बी ए में जाएगा तो सी को भी लेके जाएगा, लेकिन सी जा नहीं सकता क्योंकि नो ए इज सी से स्टेटमेंट में कहा था। स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना है, स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए हमारी, स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए कंक्लूजन करना है। कह रहा है कि ऑल बी इज नॉट ए, बी ए के अंदर नहीं जा सकता, तो सही कह रहा है, नहीं जा सकता। बी जाएगा तो सी को भी लेके जाएगा और सी जा नहीं सकता ए के अंदर, तो ये वाला भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक करके इस तरीके से पहले डायग्राम बनाना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, समझ नहीं आएगा सम नॉट ये सब, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगने वाला। मैं जब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन करता था तो मेरी समझ नहीं आता था कैसे करूँ इन क्वेश्चन को, मतलब जब मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी तो मैं 1-1.5 महीने तो इसमें कन्फ्यूज़ रहा था सिलॉक्स में। लेकिन उसके बाद जब मेरी एक बार ये समझ में आया था, मैंने 2-3 बार वीडियोज़ देखी और सर से समझा, तो तब जाके मुझे ये समझ आया कि अच्छा ये ऐसे होगा। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैंने 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दिए थे और मेरे पाँचों के पाँचों सही थे। मुझे कैसे पता पाँचों सही थे? क्योंकि 35 आउट ऑफ 35 मेरे मार्क्स आए थे। उस SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था 2018, तो 35 आउट ऑफ 35 थे, उसमें मेरे 5 क्वेश्चन आए थे और मैंने 2 मिनट लिए थे करने में इस सिलॉक्स को, ये मुझे अभी तक ध्यान है। तो आप भी कर सकते हो, 2 मिनट में कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल रिंग आर ब्रेसलेट, सारी रिंग, ये रिंग है और ये ब्रेसलेट है, सारी रिंग ब्रेसलेट के अंदर है। ऑल ब्रेसलेट आर स्टोन, सारा ब्रेसलेट स्टोन के अंदर है, ये स्टोन है। अब ये क्या कह रहा है? नो स्टोन इज बैंगल, कोई स्टोन जो है वो बैंगल नहीं है, ये स्टोन है, ये बैंगल है। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है ऑल रिंग आर बैंगल, ये कह रहा है कि सारा रिंग बैंगल के अंदर चला जाए, तो नहीं जा सकता क्योंकि रिंग जाएगा ब्रेसलेट को भी लेके जाएगा, स्टोन को भी लेके जाएगा और स्टोन जा नहीं सकता बैंगल के पास, तो रिंग भी नहीं जाने का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ब्रेसलेट आर नॉट स्टोन, ये कह रहा है कि सारा ब्रेसलेट स्टोन नहीं है, बट यहाँ तो सारा ब्रेसलेट स्टोन के अंदर है, तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है नीदर वन नॉट टू फॉलोस। तो इस तरीके से करना है आपको, पहले आप स्टेटमेंट से अपना डायग्राम बना लेना है, फिर कंक्लूजन चेक करना है और कंक्लूजन में हर एक पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। आगे मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा कि जहाँ पे आपको लग रहा होगा नीदर नॉर है, लेकिन आंसर जो होगा उसका कोई ना कोई फॉलो कर रहा होगा। आपको कहीं लगेगा ईदर है, लेकिन वहाँ पे दोनों होंगे, कहीं लगेगा 1 फॉलोज है लेकिन 2 फॉलोज होगा। थोड़े कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होंगे, वो आगे कराऊंगा जब आपको पूरा समझा दूंगा। उसके बाद एक एंड में मिक्स क्लास रखेंगे जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। सही है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल वुड आर पेंसिल, तो हमने सारा वुड जो बना दिया वो किसके अंदर बना दिया? पेंसिल के अंदर बना दिया। अब ये क्या कह रहा है? नो पेंसिल इज फॉरेस्ट, कोई पेंसिल फॉरेस्ट नहीं है। अब ये क्या कह रहा है? ऑल फॉरेस्ट आर बॉक्स, सारा फॉरेस्ट क्या है? बॉक्स है। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब अपने कंक्लूजन पर मूव करेंगे, कंक्लूजन चेक करेंगे। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम बॉक्स इज वुड, ये क्या कह रहा है? कुछ पार्ट जो है बॉक्स का वो वुड है, बट हम देख रहे हैं कि वुड और बॉक्स का हमें कोई रिलेशन नहीं मालूम, वुड और बॉक्स का कोई रिलेशन नहीं बनना, कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जब रिलेशन नहीं बनता तो भी गलत होता है। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है? सम बॉक्स इज नॉट वुड, सही बात है, जो बॉक्स का सम पार्ट है फॉरेस्ट वो तो वुड कभी हो ही नहीं सकता, और वो ये क्या कह रहा है? सम बॉक्स इज नॉट वुड, जो बॉक्स का पार्ट है फॉरेस्ट वो कभी वुड नहीं हो सकता, तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि सेकंड भी आप फॉल्स लगा देते और आंसर नीदर नॉर कर देते, गड़बड़ हो जाती। जो पहले देख ले करो कि बॉक्स का जो पार्ट फॉरेस्ट है वो तो कभी वुड हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बचा हुआ पार्ट हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि सम बॉक्स, हमें सम चेक करना है, जो पार्ट ऑलरेडी घिरा हुआ है वो चेक करना है,
बाकी पार्ट चेक नहीं करना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओनली टू फॉलोज हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको जो ये क्लास रखी थी वो बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए रखी थी, और बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें 5 कराए हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करी है कि बेसिक होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से पढ़ाया है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या है, सम शिप्स आर बोट्स। तो सम शिप्स हैं, ये बोट्स हैं। ऑल बोट्स आर सबमरीन, सारा बोट जो है वो सबमरीन है। सम सबमरीन्स आर यैचेस, सम सबमरीन जो है वो यैच है। अब हमारा डायग्राम बन गया। मूव करते हैं कंक्लूजन्स पे। कंक्लूजन हमारा फर्स्ट क्या है, सम सबमरीन्स आर शिप। ये कह रहा है कि सबमरीन का सम पार्ट जो है वो शिप है। हाँ तो आ रहा है, देखो ये यहाँ से आ रहा है ना, तो कुछ पार्ट जो है ये शिप का सबमरीन भी आ रहा है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सम शिप्स आर यैचेस। तो सम शिप्स आर यैचेस, शिप ये रहा और यैच ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। तो शिप और यैच हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि शिप यहाँ है और यैच यहाँ पर है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई रिलेशन निकल के नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, आंसर गलत लगाते हैं, रॉन्ग कर देते हैं उसे। तो हमारा पहला कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब बात करते हैं, हम बात क्या कर रहे थे कि हाँ प्रैक्टिस की बात कर रहे थे कि आपको मैंने 5 क्वेश्चन कराए, बेसिक कंसेप्ट कराया। पहले आप वीडियो देखिए, बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट के बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं उन क्वेश्चंस को देखिए, और क्वेश्चंस को देखने के बाद आप जाइए, बुक उठाइए, कोई भी बुक ले लीजिए, गूगल से क्वेश्चन उठा लीजिए, किसी भी साइट से उठा लीजिए जहाँ से आपका मन करे, वहाँ से क्वेश्चंस उठाइए। और बेसिक क्वेश्चन अभी ओनली फ्यू, ओनली, ऑल या फिर जो इधर और पॉसिबिलिटी वाले आते हैं वो मत करना, अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करना। बुक में तो देखो आपको मिक्स मिलेंगे, आप एक काम करना, गूगल पे सर्च मारना बेसिक क्वेश्चन ऑफ सिलॉजिज्म, तो वहाँ पे निकल के आ जाएंगे। आप जितने क्वेश्चन करना चाहो उतने क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे। 50-100 क्वेश्चन कर लो, बहुत है। मैं मानता हूँ 3 घंटे बैठोगे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। 4 घंटे बैठोगे तो भी हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन आराम से होते हैं। तो 4 घंटे में 100 क्वेश्चन, 5 घंटे में हो गए 100 क्वेश्चन, जितने भी घंटे में हो गए रेस्ट ले लेके कर लीजिए, लेकिन 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, जो बेसिक है। अब बेसिक जब नींव स्ट्रांग हो जाती है ना, तो ऊपर का पार्ट अपने आप ही स्ट्रांग होता है। तो बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे हाई लेवल कराएंगे तो उसमें आपको पता होगा बेसिक ये है, ऐसे होता है, सम नॉट ऐसे होता है, ऑल ऐसे होता है, यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी। तो वो आपको समझ में आ जाएगा ईजीली। अगर अब बेसिक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाई लेवल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो यहीं तक थी आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से जुड़ सकें और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकें। क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी क्लास को पढ़ाने में मज़ा आएगा, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो अच्छी लेके आता रहूँगा। तो सिलॉक्स का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, और कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। सेकंड पार्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए, जिससे आपको मज़ा आए। तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लास की, और टाइम टू टाइम जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसके लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। मैं हर बार बोलता हूँ, डिसलाइक करने के बाद रीज़न ज़रूर बताइए कि डिसलाइक करने का रीज़न क्या था। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। कोरोना चल रहा है तो अभी घर से बाहर मत निकलिए, घर बैठे बैठे मेरी वीडियोस का आनंद लीजिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस।